नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज हम एक ऐसी शादी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे जानने के लिए आप भी उत्सुक होंगे। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते होंगे। लेकिन ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं है। ये दुनिया की एक मशहूर लेविश शादियों में सबसे, अगर लेविश कहें तो कोई अतिशयोक्ति होने वाली नहीं है, जो 26 जून को होगी। लेकिन ये सिर्फ एक शादी नहीं है। शादी के पहले धोखा, ब्लैकमेल, हत्या और न जाने कितने पाप किए गए हैं। किसने किया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, क्यों किया गया, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के किसी जमाने में, आजकल भी उनकी रैंकिंग है, सबसे अमीर लोगों में शामिल और एक समय में सबसे अमीर व्यक्ति, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की। 26 जून को जेफ बेजोस की शादी वेनिस में होने वाली है और वहां पर इसकी पूरी तैयारी हो रही है। धूमधाम से शादी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जिनसे शादी हो रही है उनसे अफेयर के चर्चे जब प्रकाश में आए तो दुनिया दांतों तले उंगली दबा ली दुनिया वालों ने। उसके पहले जो उनका डिवोर्स हुआ वो भी बड़ा नाटकीय अंदाज में हुआ। लेकिन डिवोर्स, गर्लफ्रेंड, दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ शादी और उस बीच में एक बड़े व्यक्ति के द्वारा एक बड़े व्यक्ति का ब्लैकमेल, यह भी बड़ा ही रोमांचक किस्सा है। और बड़े कौन, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई राजा एक किसी व्यक्ति को, कोई राजकुमार दगा दे, उसे ब्लैकमेल करे, तो आपको यकीन होगा आजकल के जमाने में 21वीं सदी में, लेकिन ऐसा हो रहा है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यही किया। किसके साथ किया? अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के साथ। आपके वाइल्डेस्ट थॉट में भी नहीं आएगा, कहां तो मोहम्मद बिन सलमान, कहां जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस को ब्लैकमेल मोहम्मद बिन सलमान क्यों करेंगे? ऐसी क्या बात हो गई जो मोहम्मद बिन सलमान जेफ बेजोस को ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे? और इस ब्लैकमेल में ना जाने और कितने शागिर्द खड़े हो जाएंगे। फिर ऐसी ब्लैकमेलिंग होगी कि उनको पूरी दुनिया के सामने कबूल करना पड़ेगा कि हां, हमारा अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। और फिर जैसे ही इसकी घोषणा करनी पड़ी, डिवोर्स की तारीख भी देनी पड़ गई उन्हें, और फिर डिवोर्स हो गया। और अब डिवोर्स को बीते 5-6 साल हो चुके हैं और अब 26 जून की तारीख आ गई है जब माननीय जेफ बेजोस शादी करने बने हैं। मामला शुरू हुआ 2018 में। 2018 में असल में जनवरी महीने में 9 जून को, जनवरी महीने में एक तारीख में, जब जेफ बेजोस ने अपना डिवोर्स डिक्लेयर किया। जेफ बेजोस ने डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि जेफ बेजोस की पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने घोषणा की कि हम जेफ बेजोस से अलग हो रहे हैं। और 10 जून को, 9 जून को घोषणा हुई और 10 जून को यह बात मीडिया में आई। मीडिया में आई पहले, 9 जून को मीडिया में आई और 10 जून को घोषणा हुई कि जेफ बेजोस अपनी लॉरेंस सांचेज से अफेयर में हैं। और 10 जून को 18 को उन्होंने डिवोर्स की घोषणा कर दी। पहले खबर आ गई कि लॉरेंस सांचेज के साथ उनका अफेयर चल रहा है।
लेकिन इस अफेयर के घोषणा के पीछे बहुत गहरा राज था। आपको मैं टाइमलाइन दे रहा हूं 2018 का, इसे आप याद रखिए। जैसे जैसे हम कहानी बताते जाएंगे आपको इसका सिरा मिलता चला जाएगा। असल में सऊदी प्रिंस अपने यहां एक सिटी का निर्माण कर रहे हैं। सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो है नियोम प्रोजेक्ट के नाम। और ये नियोम प्रोजेक्ट ऐसा है, सऊदी प्रिंस एक शहर बसाना चाहते हैं जो शहर पूरी तरह से हाईटेक होगा और दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जिसमें जीरो कार्बन एमिशन होगा, पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री शहर होगा। और इस शहर को बसाने के लिए सऊदी प्रिंस पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं और खासतौर से उन बड़े बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनसे उन्हें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की दरकार है। इसी दौरान वो अमेरिका में थे, 2018 की बात में कह रहा हूं। अमेरिका के एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जाने माने हॉलीवुड के, ब्रायन ब्रेजर। उन्होंने एक पार्टी दी। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए थे, डिज्नी के सीईओ आए थे, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस आए थे और बड़ी राजनीतिक हस्तियां, हॉलीवुड के स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स स्टार, कई बिजनेसमैन। उसमें सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे और जेफ बेजोस भी मौजूद थे। दोनों की वहां पर मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में तब्दील हुई और दोस्ती के बाद दोनों ने आपस में अपने टेलीफोन नंबर, पर्सनल टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किए। किन किन ने? जो बेजोस ने, जेफ बेजोस ने और मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी के प्रिंस ने। खैर, एक दो महीना बीत गया, पार्टी खत्म हो गई, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दिन के बाद मई महीने में मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक संदेश जाता है जेफ बेजोस के मोबाइल पे। उनके व्हाट्सएप पर यह मैसेज जाता है। वो मैसेज देखते हैं और कोई ऐसी मैसेज नहीं थी जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन में कैसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह का एक मैसेज था। वो उन्होंने मैसेज रीड किया, हो गया, उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, बस इतनी बात हो गई। बात आई गई, हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने एक और मैसेज भेजा। मैसेज जब जेफ बेजोस ने दोबारा खोला तो जेफ बेजोस के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसमें एक मीम था और उस मीम में नीचे लिखा हुआ था कि साहब, वाइफ से अगर आप तकरार करते हैं, नोक झोंक करते हैं, तो वाइफ एक प्रकार की ऐसी एग्रीमेंट होती है जिसमें आप टेलीफोन कनेक्शन के लिए या और कनेक्शन के लिए जो एग्रीमेंट आप पढ़ते हैं, जिसमें आखिर में आपको आई अग्री पर ही बटन दबाना पड़ता है। तो वाइफ वही है। तो वाइफ से आपको कोई तकरार करने की जरूरत नहीं है, आपको आखिर में आई अग्री पर ही राजी होना पड़ेगा। खैर, यहां तक तो बात ठीक थी। उसके बाद जब उन्होंने आगे देखा, उस मीम में जिस लड़की की तस्वीर थी, जिस महिला की तस्वीर थी, वो लड़की और कोई नहीं, लॉरेंस सांचेज थी। ये वही लॉरेंस सांचेज है जिसका अफेयर चल रहा था बेजोस से, जेफ बेजोस से। और जेफ बेजोस ये तस्वीर देखते ही हैरान हो गए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि मेरे और लॉरेंस के बीच की ये तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान के पास कैसे पहुंची। मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो मैसेज भेजा, क्या अनजाने में भेजा था या मोहम्मद बिन सलमान को इस बात की जानकारी थी कि लॉरेंस सांचेज कौन है? इस सब के ऊपर जेफ बेजोस
अपना दिमाग लगाना शुरू करती है कि ये तस्वीर जो आई है ये यूं ही आ गई या ये पूरे मार्केट में घूम रही है। जेफ बेजोस ने इसे पता करने की कोशिश की। बाद में पता चला कि ये जो तस्वीर लीक हुई है, ये तस्वीर तो एक अखबार है, पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल भी है, अखबार भी है, नेशनल इंक्वायरर करके। नेशनल इंक्वायरर ने ये गॉसिप कॉलम में ये तस्वीर छापी है और नेशनल इंक्वायरर में लगातार जेफ बेजोस की ये तस्वीर छपती रही है। नेशनल इंक्वायरर एक ऐसी पत्रिका है, एक ऐसा न्यूज आउटलेट है जो इस तरह के गॉसिप की खबरें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अफेयर, सेलिब्रिटीज कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस तरह की खबरों को छापने का काम करते हैं। अब इन्होंने कोशिश की पता करने की नेशनल इंक्वायरर को ये खबर कहां से मिली। हुआ ये कि लॉरेंस सांचेज ने सांचेज को अपनी हैकड़ी दिखाने में कि देखो मैं कौन हूं और मैं आजकल किसको डेट कर रही हूं, उन्होंने कुछ तस्वीर अपने भाई से साझा कर दी थी, माइकल सांचेज से। और ये तस्वीर जेफ बेजोस के साथ उनकी खुद की तस्वीर थी। और चूंकि उनके भाई को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहन जेफ बेजोस को डेट कर रही है, तो ये बताने के लिए, उसे कंफर्म करने के लिए कि जेफ बेजोस से को मैं डेट कर रही हूं, ये सच्ची खबर है और इसका मैं सबूत तुम्हें दे रही हूं, उन्होंने माइकल सांचेज को वो तस्वीर पेश कर दी। माइकल सांचेज ने उसमें से कुछ तस्वीर को, कहा जाता है कि नेशनल इंक्वायरर को बेच दिया। और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। नेशनल इंक्वायरर को ये तस्वीर $2 लाख में बेची गई। अब आप कल्पना करिए $2 लाख कितना हुआ। $2 लाख में जेफ बेजोस की उनके बहन के साथ की तस्वीर उन्होंने बेच दी। अब जब नेशनल इंक्वायरर ने इसको ब्रेक किया तो जेफ बेजोस परेशानी में पड़ गए और वहीं से यह खबर लीक हुई और फिर उनकी पत्नी के साथ ये तकरार का विषय बन गया और फिर पत्नी के साथ उनका डिवोर्स हो गया। ये तो रहा एक पक्ष कि लॉरेंस सांचेज के साथ जो उनकी तस्वीर थी वो लीक हुई और वो किसी और ने लीक नहीं किया, खुद लॉरेंस सांचेज ने लीक किया अपने भाई को, उनके भाई ने नेशनल इंक्वायरर को जाकर के बेच दिया। अब नेशनल इंक्वायरर के बेचने के बाद जब ये मीडिया में आ गई तो वो हैरान हो गए कि मीडिया में तो आई, क्या ये मीडिया से वहां पहुंची है, नेशनल इंक्वायरर से ये तस्वीर वहां पहुंची है नेशनल बिन सलमान के पास, मोहम्मद बिन सलमान के पास, सऊदी प्रिंस के पास। तो उन्हें पता चला कि नहीं, सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान के पास तो यह तस्वीर पहले से है। और नेशनल इंक्वायरर को जब जेफ बेजोस ने संपर्क किया कि आपने ये तस्वीर कहां से ली है, कहां से छापी है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप अगर मेरे पीछे पड़ेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं और ऐसे ऐसे वीडियो हैं जो मैं पब्लिश कर सकता हूं। जेफ बेजोस डर गए कि पता नहीं उनके पास ऐसी कौन सी तस्वीर है, अंतरंग तस्वीर, जो उनके पूरे करियर को चौपट कर सकता है। घबरा गए जेफ बेजोस, क्योंकि जेफ बेजोस उस वक्त शादीशुदा थे। और तब जेफ बेजोस को पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के पास भी तस्वीर नेशनल इंक्वायरर के पहले ही पहुंच गई है। फिर जेफ बेजोस परेशान हो गए और उन्होंने गैबिन डी बेकर नाम के एक व्यक्ति, जो डिटेक्टिव हैं, बड़े डिटेक्टिव फर्म हैं अमेरिका में, उनको उन्होंने हायर कर लिया। और गैबिन डी बेकर ने जब पता करना शुरू किया कि आखिर में ये तस्वीरें लीक कहां से हो रही हैं, ये सारे फोटोग्राफ्स, ये वीडियो जा कैसे रहा है, तो गैबिन डी बेकर को एक नंबर मिला और वो नंबर था सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। उस नंबर से मैसेज आने के बाद, एक्सफिल्ट्रेशन कहते हैं उसको, सारा डेटा जेफ बेजोस के मोबाइल से
बाहर जाने लगा। वो एक तारीख गेवन डी बेकर ने मुकर्रर किया, उसको जब ऑडिटिंग करना, डिजिटल ऑडिटिंग करना शुरू किया गेवन डी बेकर ने, तो उनको पता चला कि जिस दिन मोहम्मद बिन सलमान का मैसेज आया है उस दिन उनका मोबाइल हैक हो गया है। वो मैसेज खोलते ही, और मोबाइल जो हैक हुआ उसमें स्पाईवेयर ऑलरेडी हैक में आ गया, हैक हो गई और स्पाईवेयर उसमें इंस्टॉल हो गया और वहां से सारा डेटा एक्सफिल्ट्रेट होना शुरू हो गया। अब वो जो डेटा लीक हो रहा था वो स्पाईवेयर पेगासस के टाइप का, या पेगासस भी हो सकता है, पेगासस भी हो सकता है, या पेगासस जैसा कोई दूसरा स्पाईवेयर भी हो सकता है, जिसके माध्यम से ये पूरा डेटा लीक होकर के जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के पास। इसीलिए नेशनल इंक्वायरर के पास जो माइकल सांचेज ने तस्वीर बेची थी, उसके अलावा भी तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान के पास था, और जेफ बेजोस के मोबाइल से बहुत ऐसे डेटा थे जो मोहम्मद बिन सलमान के पास पहुंच गए थे। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान का आखिर ये सब करने का मकसद क्या था? क्यों करना चाहते थे मोहम्मद बिन सलमान ऐसा? क्यों जेफ बेजोस के डेटा को वो अपने पास ले रहे थे? बहुत बड़ा मकसद था मित्रों, बहुत बड़ा। गेवन डी बेकर को यह तो पता चल गया कि ये नंबर मोहम्मद बिन सलमान का है, सऊदी के प्रिंस का है। उन्होंने ये शेयर कर दिया इनसे, जेफ बेजोस से। जेफ बेजोस ने उसके बाद बड़ी मेहनत के बाद बहुत हिम्मत की जेफ बेजोस ने कि इसको काउंटर कैसे किया जाए, हमारा डेटा सारा लीक होकर के बाहर जा रहा है, इसे कैसे काउंटर किया जाए, इससे बचा कैसे जाए। मीडियम नाम की एक संस्था है, मीडियम जैसे कि यूट्यूब वीडियो में होता है, उसी प्रकार से मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना ब्लॉग लिख सकता है, कोई आर्टिकल लिख सकता है और उसको अपलोड कर सकता है। मीडियम पे जाकर के जेफ बेजोस ने एक आर्टिकल लिखा, थैंक यू मिस्टर पैकर। ये मिस्टर पैकर कौन है? नेशनल इंक्वायरर के मालिक हैं। नेशनल इंक्वायरर के मालिक को लिखा, नो थैंक यू मिस्टर पैकर। मिस्टर पैकर, अगर आप मेरे बारे में इस तरह की खबरें छाप रहे हैं या इस तरह के फोटो आप छाप रहे हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू नहीं कहा जा सकता है। और फिर आगे उन्होंने और लिखा, पहली बार वो ब्रेक कर रहे थे, हालांकि उनको पूरी दुनिया को मालूम था, लेकिन आम पब्लिक को भी उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन पोस्ट का अगर मैं मालिक हूं, जेफ बेजोस आप सबको मालूम होगा, जेफ बेजोस अमेजन के साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट जो बहुत ही रेस्पेक्टेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़पेपर है अमेरिका का, वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं जेफ बेजोस। तो वो लिखते हैं कि अगर मैं जेफ बेजोस हूं और वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अखबार मैं चलाता हूं या अखबार में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो मेरे इशारे पर लिखा जा रहा है या कहा जा रहा है। उसकी जितनी न्यूज रिपोर्टिंग्स है वो मेरे इशारे पर हो रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये इशारा कर रहे थे कि वॉशिंगटन पोस्ट में अगर कोई खबर किसी के खिलाफ हो रही है तो मेरे भी खिलाफ, वो लोग जिनके खिलाफ वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है वो मेरे खिलाफ पड़ गए और उनका निशाना सीधे सीधे अमेरिका के अभी के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी था और नेशनल इंक्वायरर पर भी था और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर भी था। क्यों था? ये इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। असल में मैंने जिस बात का जिक्र सबसे पहले किया था अब वो आ गई। बात थी सऊदी प्रिंस के उस प्रोजेक्ट की, नियोम प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के सऊदी प्रिंस पूरी दुनिया में घूम रहे थे और वो उनका सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट था। एक तरफ तो उनकी पीआर एजेंसी, वो खुद नियोम को हिट करने के लिए पूरी दुनिया में घूम रहे थे, फंडिंग के लिए घूम रहे थे,
और दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट में छपी कोई भी रिपोर्ट उनके इन सारे ये प्रयास को एक तरफ से धूल धूसरित कर देता था। अब वॉशिंगटन पोस्ट पूरा अखबार उनके खिलाफ था, ऐसा नहीं था। मामला ये था जमाल खशोगी। आप सबने नाम सुना होगा, जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं और जो दर्शक हैं बहुत सारे लोग जानते होंगे। एक जर्नलिस्ट की हत्या की बात, उस जर्नलिस्ट का नाम था जमाल खशोगी। जमाल खशोगी सऊदी अरब में पत्रकारिता करते थे। आपको मालूम है कि सऊदी में पत्रकारिता करना कितना कठिन है। सऊदी में पत्रकारिता करने का मतलब हुआ कि राजघराने के बारे में अच्छी अच्छी बातें सिर्फ कहना, लिखना, बोलना, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जमाल खशोगी भी ये काम करते थे। जमाल खशोगी सऊदी प्रिंस के काफी करीब माने जाते थे और कई बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते थे, खासतौर से अंग्रेजी न्यूज आउटलेट के लिए। तो जमाल खशोगी का रिश्ता बड़ा अच्छा था सऊदी प्रिंस के साथ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जमाल खशोगी का रिश्ता सऊदी प्रिंस के साथ खराब हो गया। और जब सऊदी प्रिंस के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया तो उन्होंने सऊदी अरब को छोड़ना ही बेहतर समझा। वो वहां से अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनको जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जगह दी, बल्कि नौकरी दी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वॉशिंगटन पोस्ट। और वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक थे जेफ बेजोस। अब आपको कड़ी समझ में आ रही है। जमाल खशोगी जब अमेरिका गए, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए उनका आर्टिकल छपना शुरू हुआ। आप कह सकते हैं कि उनके संपादकों की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से ये उनके ऊपर दबाव होगा कि आप सऊदी अरब के प्रिंस के बारे में या उनकी जो गड़बड़ियां हैं उनके बारे में रिपोर्ट करें। वो रिपोर्ट कर रहे थे और कई बार उन्होंने नियोम प्रोजेक्ट के बारे में भी एक निगेटिव रिपोर्टिंग की कि ये जो प्रोजेक्ट है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, वो क्या है, इसमें क्या गड़बड़ियां हैं, ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी है, ब्ला ब्ला। अब उससे होता यह था कि एक तरफ तो मोहम्मद बिन सलमान पीआर एक्सरसाइज करते थे नियम प्रोजेक्ट के लिए, दूसरी तरफ जमाल खशोगी की एक रिपोर्टिंग या उसका एक आर्टिकल उनके किए धरे पर पानी फेर देता था। जमाल खशोगी को लेकर के उनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। अब जमाल खशोगी की एक प्रेमिका थी जो टर्की की रहने वाली थी, ये जो तुर्की कहते हैं वहां की रहने वाली थी। जमाल खशोगी को शादी करनी थी। शादी के लिए टर्की में एक नियम है कि आप कहां के रहने वाले हैं, क्या है आपका बैकग्राउंड, इस सब का डेटा आपको टर्की में देना पड़ेगा, तभी आपकी शादी होगी। जमाल खशोगी ने सऊदी अरब में इस अपने पूरा डेटा के लिए संपर्क किया। डेटा उनको मिल भी गया और पूरा जो डेटा उनको मिलना था वो टर्की का जो एम्बेसी था, जो कॉन्सुलेट था सऊदी अरब का, वहां से उनको मिल जाना था। जमाल खशोगी टर्की आए, सऊदी कॉन्सुलेट पहुंचे और उसके बाद जमाल खशोगी दोबारा नहीं दिखे। खबर आई कि जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई, उनका लाश तक नहीं मिला, पता नहीं क्या हुआ। जमाल खशोगी की हत्या की खबरें आ गई मीडिया में। अब जमाल खशोगी की मृत्यु के बाद वॉशिंगटन पोस्ट पूरा अग्रेसिव हो गया, क्योंकि तब तक वॉशिंगटन पोस्ट को पता चल गया था कि जमाल खशोगी सऊदी अरब के प्रिंस के खिलाफ या सऊदी अरब सरकार के खिलाफ या वहां के प्रशासन के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है और सऊदी अरब के प्रिंस और राजघराना उनका जानी दुश्मन बन गया है। यह जानने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने सऊदी प्रिंस के खिलाफ जमकर रिपोर्टिंग की। अब ये जो रिपोर्टिंग चल रही थी, इस रिपोर्टिंग को थोड़ा टोन डाउन करने के लिए सऊदी प्रिंस ने वो मैसेज उनके व्हाट्सएप पर भेजा था कि आप अपने अखबार समूह को जरा धीरे रखिए, वरना आप भी शीशे के घर में रहते हैं और आपके ऊपर भी पत्थर चल सकते हैं। मामला ये था।
मामला वो जो मीम भेजा गया था जिसमें जेफ बेजोस अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड जो अब उनकी पत्नी होने वाली है 26 जून को, लॉरेंस सांचेज के साथ उसकी तस्वीर को भेज करके ब्लैकमेल कर रहे थे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये बात जेफ बेजोस को समझ में आ गई थी। खैर, जैसे तैसे ये मामला सलटा, लेकिन ये कहानी उसके बाद पब्लिक डोमेन में आ गई। जेफ बेजोस के संबंध सऊदी प्रिंस से उतने अच्छे नहीं हैं। आज की तारीख में डिवोर्स तो जेफ बेजोस का हो गया उस एक खबर के ब्रेक होने से, लेकिन जेफ बेजोस मानने वाले नहीं थे। 5-6 साल के बाद 1918 से अब आप जोड़ लीजिए 5-6 साल के बाद 2025 में 7 साल के बाद लॉरेंस सांचेज के साथ शादी करने जा रहे हैं माननीय जेफ बेजोस। ये थी ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जेफ बेजोस के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें फीडबैक जरूर दें, और अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।